नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से PYQs। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसके 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, है ना, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा तो वो पहले जाके वो 2 लेक्चर्स देख ले, तभी आप ये अटैम्प्ट करना। तो आइए शुरू करते हैं। करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है या डायमेंशनलेस होती है? नन ऑफ दी अबव। तो करंट डेंसिटी आपको क्या दिखाता है? देखो, एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको करंट की देगा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट जो होता है वो आपको मैग्नीट्यूड तो देता ही है, I होता है करंट जो आपको बताएगा 3 एम्पियर का करंट है, पर आपको डायरेक्शन भी देता है क्योंकि करंट आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, वो डायरेक्शन आपको देता है। तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो डायरेक्शन भी मालूम है, तो इसीलिए करंट डेंसिटी जो होगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। फिर अगला न्यूमेरिकल है, 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is 5 rupees per unit? अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जो कि 100 वाट का है, तो 100 वाट के बल्ब को पावर आपको दिया है 100 वाट और आपने कितने टाइम तक इसको यूज़ किया है? 10 आवर्स तक इसको यूज़ किया है। तो आपको बोला है कितनी होगी इसकी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो अगर आपने एक 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक यूज़ किया है तो पावर कंजप्शन कितनी की है? 100 × 10 मतलब 1000 पावर आपने टोटल इसकी कंज्यूम की है, 1000 वाट। तो 1000 वाट का मतलब क्या हुआ? 1 किलो वाट आवर, मतलब ये आर है ना, तो किलो वाट, एक मिनट, ये 10 आर था, 10 आर था तो 1000 वाट आर हो जाएगा। 1000 को मैं किलो लिख सकती हूँ, तो 1 किलो वाट आर के बराबर आ गया ये पावर कंज्यूम। पावर 1 किलो वाट आर, 1 किलो वाट आर हमने पढ़ा है कमर्शियल यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट मतलब 1 यूनिट के बराबर ये आपको पावर देगा। 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि आपको यूनिट पर यूनिट के हिसाब से पैसे दिए हुए ना, तो हमें पहले पावर को यूनिट में निकालना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा। अब देखो आपको बोला है कि कॉस्ट इज 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो अगर 5 रुपये पर यूनिट के है तो ये पावर में तो 1 यूनिट ही खर्च होती है, मतलब 5 ही रुपये लगेंगे, है ना। तो टोटल पावर आपने पहले निकाला, टोटल पावर क्या था, कितना वाट का बल्ब है 100 का और 10 आवर्स तक यूज़ किया जा रहा है, तो 100 × 10 दैट इज़ 1000 वाट आवर, और 1000 को हम किलो वाट आवर लिख सकते हैं, और किलो वाट आवर जो होता है वो आपका 1 यूनिट पावर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर हो गया। और 1 यूनिट के बराबर हो गया अगर, तो एक आपको यही दिया हुआ है कि 5 रुपये एक यूनिट के लगते हैं, तो 1 यूनिट लगा है तो 5 रुपये लगेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे चले। If 100 watt burns for 10 hours, 100 watt 10 hours के लिए बर्न किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। तो अब भी जैसे हमने कैलकुलेट किया, पावर क्या होगी 100 वाट और 10 घंटे तक, तो वाट इंटू आर कितना हुआ? 1000 वाट आर। 1000 को मैं बोल सकती हूँ 1 किलो वाट आर, और 1 किलो वाट आर मतलब 1 यूनिट। तो पावर कितना कंज्यूम हुआ? जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ 1 यूनिट का। ये कमर्शियल यूनिट आपका होता है किलो वाट आवर। तो अगला देखो, 15 बल्ब ईच ऑफ 200 वाट कैपेसिटी इन सिल्क्यारा टनल आर illuminated continuously for 24 hours, the consumption of electricity will be। देखो कंजप्शन हम कैसे निकालते हैं, कंजप्शन हम यूनिट में निकालने का इसका एक तरीका क्या है, पावर कंजप्शन अगर आपको निकालना है तो आपको जो पावर दिया हुआ है इनटू जितना टाइम दिया हुआ है अपॉन 1000, ठीक है। तो कितना दिया आपको? 15
बल्ब दिए हैं 200 वॉट कैपेसिटी के और टनल में इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। तो अगर मैं रख दूं इनको 200 पावर है, घंटे कितने घंटे तक रखा है 24 आवर्स तक अपॉन 1000, ये कैंसिल आउट कर दो, 20 से 20, 2 1 2 5, ठीक है। तो ये आएगा 24/5 आया पावर कंजप्शन जो आपका हुआ। फिर आपको बोला है कि 15 बल्ब है, तो अगर ये निकला एक बल्ब की कैपेसिटी, अगर आपको बोला है एक बल्ब की कैपेसिटी के हिसाब से ये निकला है, क्योंकि 200 वॉट का ईच बल्ब बोला है ना, तो एक बल्ब का भी निकला है, तो जो भी पावर निकला उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकल जाएगा कितना निकला 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15। तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 1272 यूनिट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला अगर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल जो आपको आता है घर पे वो किसको मेजर करता है, वॉट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो इनमें से बताना है, तो वॉट पे तो डिपेंड करता है क्योंकि पावर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के बेसिस पे आता है नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ओम के बेसिस पे क्यों आएगा, रेजिस्टेंस है, एम्पियर नहीं, करंट पे भी नहीं, सिर्फ पावर पे डिपेंड करता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो ओनली ए है ना। वॉट पे डिपेंड करता है, किलोवाट आवर के उस पे आता है, कमर्शियल यूनिट जो आपका होता है। हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू यूज 60 वॉट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। 5 घंटे के लिए रोज आप 60 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं 30 दिनों के लिए, तो आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। तो जैसा हमने अभी किया कंजप्शन, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पावर इनटू आवर्स और जो होगा अपॉन में 1000। पावर कितनी बोली आपको 60 वॉट, 60 वॉट, घंटे कितने बोले हैं 5 आवर्स और 30 दिनों के लिए बोला है, तो ये पूरा आपका पावर आ जाएगा, पूरा कंजप्शन कितना हुआ अपॉन 1000, ये यूनिट में निकल जाएगा आपके पास में, है ना। तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30 अपॉन, अच्छा 3 भी है, 3 अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, तो कितना आया 9 यूनिट खर्च हुआ, ठीक है। अगला देखेंगे, of the 2 bulbs in a house, one glows brighter than the other. In this context, which of the following statement is correct? 2 बल्ब अगर आपने घर पे यूज़ कर रहे हो, 2 में से एक बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटर है और एक बल्ब थोड़ा डिम है, तो बताना इनमें से क्या सही है। The brightness does not depend on the resistance. Both bulbs have same resistance. The brighter bulb has large resistance. The dim bulb has larger resistance. तो रेजिस्टेंस से आपको रिलेट करके बताया, तो देखते हैं अगर 2 बल्ब लगे हैं आपके पास में, एक ब्राइटर ग्लो कर रहा है, एक ज़्यादा ब्राइटर ग्लो नहीं कर रहा है, कम ग्लो कर रहा है, एक बहुत ब्राइटर है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। पहले तो यही है कि डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस और नॉट। तो ग्लो करने के लिए क्या लग रहा है, पावर, क्या पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने पावर के 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, P इक्वल्स टू IV, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। तो हाँ, इन 2 फॉर्मूला से पता चल रहा है कि उस पर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पर क्या बोला है देखो, एक ब्राइटर है कॉन्ट्रास्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है इनमें से। तो जहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें, तो जहाँ वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि जलने के लिए पहले आप इनमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, एक वोल्टेज सेटअप करना पड़ता है, सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जा सके। तो हम देखेंगे पावर का तीसरे वाला फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो पहले ही गलत हो गया, आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि पावर आर पे डिपेंड कर रहा है, तो
ब्राइटनेस में डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्राइट है मतलब उतनी ज़्यादा पावर लग रही है उसको ब्राइट करने के लिए। बोथ बल्ब्स हैव सेम रेजिस्टेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं पे तो रेजिस्टेंस कम है, कहीं पे ज़्यादा है, क्योंकि एक ब्राइटर ग्लो कर रहा है, एक कम ग्लो कर रहा है। तो ब्राइट बल्ब हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस। अब देखो जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर के, तो पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। और ये ऑब्वियस सी बात भी है, देखो जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा करंट कब फ्लो करेगा, जब उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, मतलब जब उसको ऑपोजिशन कम मिलेगा। अगर उसको रुकावट कम मिल रही है रास्ते में तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा पावर मिलेगा होगा, और जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। मतलब रेजिस्टेंस शुड बी लेस टू हैव मोर पावर, और मोर पावर होगी तभी ब्राइट होगा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो पावर कम हो जाएगी, और पावर कम हो जाएगी तो करंट का फ्लो कम होगा, और करंट का फ्लो कम होगा तो ब्राइटनेस भी कम होगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द डिम बल्ब हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर कोई थोड़ा सा जल रहा है बल्ब तो मतलब उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, रुकावट वहाँ पे करंट को ज़्यादा मिल रही है। हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब्स शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। दो आइडेंटिकल बल्ब्स को, आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि उनमें रेजिस्टेंस सेम होगा, है ना। दो आइडेंटिकल बल्ब को ज़्यादा अगर आपको करंट चाहिए, मैक्सिमम लाइट चाहिए अगर, तो बोथ कनेक्टेड इन सीरीज करना पड़ेगा, दोनों को सीरीज में लगाना पड़ेगा इस तरह से, या फिर इस तरह से लगाना पड़ेगा, या पैरेलल में लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमने किया हुआ है, पहले मैंने आपको बताया है ये कि जब सीरीज में जाएगा तो सीरीज में करंट कैसा हो जाता है, करंट सेम रहता है। देखो ये इसके पास फुल करंट जाएगा, पर इसने कुछ रेजिस्टेंस इसको मिला तो आगे कम करंट जाएगा, और यहाँ पे करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको भी इसके पास इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगा, इसके पास इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगा, मतलब यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा। तो हमेशा हम कहाँ किस में लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू हैव मैक्सिमम करंट, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, मैक्सिमम करंट जाता है, जितना उसको चाहिए होता है, जितना वोल्टेज जितना रेजिस्टेंस होता है उस हिसाब से करंट डिवाइड होके मैक्सिमम पास कर जाता है उसमें से। तो इन केस टू मोर करंट विल फ्लो। और जो हमारे घर पे वायरिंग होती है जो मैंने आपको बताया था वो भी कैसे होते हैं, उसमें भी अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, a dynamo which is set to generate electricity actually act as, किसकी तरह एक्ट करता है, एक डायनमो किसकी तरह एक्ट करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करता है, सोर्स ऑफ आयन की तरह, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, जैसे हमने किया था, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायनमो है, ट्रांसफॉर्मर नहीं सॉरी, ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही है एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। तो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का इसमें, तो ये कन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है ना डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है अब डायनमो। तो मैंने बताया था जैसे एसी जनरेटर होता है वैसे डायनमो काम करता है। क्या करते हैं, आप उसको जब लाइट नहीं होती तो लाइट के लिए इसको यूज़ करते हैं ना, ताकि लाइट को आप प्रोड्यूस कर सको। तो बना तो इससे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी रहे हो, है ना, पर कैसे, कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैंने बताया था कि इसमें से बहुत आवाज़ आती है, जब भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर कहीं पे यूज़ हो रहा है, डायनमो यूज़ हो रहा है, तो टक 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 की आवाज़ आती है चलने की। तो टक टक क्या है, वो एक मैकेनिकल अंदर एक कॉयल घूमती रहती है, आर्मेचर कॉयल। तो आर्मेचर कॉयल घूम रही है तो यांत्रिक ऊर्जा उसके पास है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है एक डायनमो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रिक मोटर में उल्टा होता है। मैंने बताया था कि जैसे आपका फैन होता है ना, तो जो फैन होता है, जो मिक्सर्स होता है, जो ग्राइंडर्स होता है, जो वॉशिंग मशीन्स होती है, उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो तो वो चलना शुरू कर देते हैं, मतलब उनमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में,
जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। एक हमें उसका प्लग इन करते हो, जैसे ही स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करती है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक मोटर। फिर निकल कैडमियम बैटरी जो होती है वो यूज होती है किसमें, कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, ट्रांजिस्टर्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो निकल कैडमियम जो बैटरी होती है दैट इज रिचार्जेबल, है ना, उसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो ऐसे अप्लायंसेस होती है ना जो इसमें चार्जिंग खत्म हो जाए, फिर आप उसको चार्ज कर दो, खत्म हो जाए, तो ये जो रिचार्जेबल बैटरी जिनमें होती है उन सब में होती है निकल कैडमियम। तो कैलकुलेटर्स भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होती है, ट्रांजिस्टर होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निकल कैडमियम जो होती है उनमें ये वाली ये बैटरी जो होती है सब में होती है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है वो किस चीज़ का बना रहता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये बना रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, तो इसीलिए क्या होता है टंगस्टन यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे बनेगी, और जितनी ज़्यादा हीट वहाँ पे बनेगी उतना ज़्यादा उसको मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए होगा, क्योंकि ताकि वो पिघल ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। तो एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ रेदर शॉर्टर लाइफ बिकॉज द नंबर 1 फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या ऐसा हो सकता है, फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझो पहले कि ऑर्डिनरी लाइट बल्ब जो होता है, साधारण बल्ब होता है जो, तो उसका शॉर्ट लाइफ क्यों हो सकता है, वो किस तरह से वो कम टाइम तक चल सकता है। क्या इनमें से कोई ऐसा केस हो सकता है कि वो उसकी लाइफ स्पैन को कम कर रहा है। तो अगर फिलामेंट की वायर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कहीं से वो पतली है, फिर आगे जाके वो मोटी हो जाएगी, फिर पतली है, फिर आगे जाके मोटी हो जाएगी, तो क्या ये रीज़न हो सकता है कि अगर फिलामेंट वायर आपकी मोटी या पतली हो जाए, बीच बीच से यूनिफॉर्म ना हो, तो यस इट कैन बी अ रीजन ऑफ स्मॉल शॉर्टर लाइफ ऑफ बल्ब। क्यों, क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, तो इसको कम रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं, कम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बड़ा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो यहाँ से इसको कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, कम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ज़्यादा करंट फ्लो होके जा रहा है। पर आगे जैसे ही थोड़ा एरिया कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब करंट तो उतना ही फ्लो होके जा रहा है, तो लार्ज करंट यहाँ से फ्लो होके जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मतलब ये जल सकता है यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम लगेगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। अब यही ज़्यादा करंट यहाँ पे फ्लो के जाएगा, तो यहाँ एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट का फ्लो पर सेम ही रहेगा, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हीट हो सकता है और ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तो जल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है छोटी लाइफ करने के लिए। बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली, अगर बल्ब को हम खाली कर दे, इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम अंदर भर दे। बल्ब के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेज होती है, नॉन रिएक्टिव गैसेज होती है, जैसे आर्गन हो गई, है ना, जिनका आउटर मोस्ट जो होता है वो फिल होता है, नाइट्रोजन हो गई, है ना, ये वाली थोड़ी कम जो इनर्ट रिएक्टिव गैसेज होती है उनको अंदर भरा जाता है बल्ब के। तो अगर हम खाली कर दें और वैक्यूम अंदर भर दें तो क्या होगा, तो भी हो सकता है कि बल्ब का लाइफ जो है वो कम हो जाए। क्यों, आर्गन और नाइट्रोजन क्या कर रही है उसके अंदर, वो क्या कर रही है, अगर आपका जो वो है टंगस्टन है, फिलामेंट है, अगर वो ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, मान लो ये फिलामेंट है, अब जो गैसेस है वो कोलाइड कर रही है इससे, और वो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को अपने पे ले रही है, थोड़ी एनर्जी इससे ले रही है और वो इधर उधर घूम रही है एनर्जी लेके, तो इसका कुछ एनर्जी वो भी कम कर रही है ना। अगर वो नहीं होगी अंदर गैसेस, वैक्यूम में होगा, तो वो हीटअप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और हीटअप हो जाएगा तो मेल्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा है वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो फिलामेंट जो ये होगा, इसमें जो यहाँ पे वायर्स होंगी जो इसको सपोर्ट कर रही होंगी, वो अगर इजीली उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हुआ, जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाए, तो भी बल्ब की लाइफ कम हो सकता है, क्योंकि ये पिघल जाएगी तो आगे करंट कौन पास करेगा ना। जो सपोर्टिंग वायर है उनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना करे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 1 2 3 तीनों की तीनों
सही मतलब स्टेटमेंट ऐसी है जिससे बल्ब का लाइफ शॉर्ट हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, जो जला हुआ बल्ब है, जो ऑन है बल्ब, जो लाइट ग्लो कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है, उसका टेम्परेचर कितना होता है जनरली, तो वो जाता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखना है ना, लाइटेड बल्ब का टेम्परेचर। लाइटिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रेमेंडियस अमाउंट, लाइटनिंग मतलब बिजली जब कड़कती है तो बिजली से एक पेड़ भी टूट जाता है, कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिससे पेड़ भी टूट सकता है, ट्रेमेंडियस अमाउंट मतलब एक भारी भरकम अमाउंट जो है वो किस चीज़ का, हीट एनर्जी का है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का या केमिकल एनर्जी का या न्यूक्लियर एनर्जी का, तो सही आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, क्योंकि जो बादल होता है उन पे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, जब बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाता है और वो एक दूसरे से टकरा जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, और जब भी कोई चीज़ न्यूट्रल हो जाती है वो एक स्पार्क पैदा करती है ना, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा अमाउंट में एक पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हुआ है तो बहुत सारा चार्ज निकलता है, स्पार्क नहीं निकलता, छोटा सा एक चार्ज निकलता है बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरी करती है अपने अंदर। इन द 3-pin इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू, अब ये जो 3 पिन होती है, आपने देखा होगा जब प्लग होता है जो, उसमें से 3 पिन्स होती है इस तरह से, है ना, तो जो ये बड़े वाली पिन होती है ना प्लग में, इस तरह से है ये प्लग, है ना, जो 3 पिन प्लग होता है उसमें जो ये बड़ी पिन होती है इसको बोलता है अर्थ वायर, है ना, ये क्या करती है, ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होती है, एक होती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर। जो अर्थ वायर होती है ना वो सबसे लंबी होती है, क्योंकि ताकि वो सबसे पहले सर्किट में जुड़ जाए, और मतलब अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जब हम प्लग इन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होगा और चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, तो जाती भी कनेक्ट भी वो सबसे पहले ही होएगी क्योंकि सबसे लंबी है, और जब निकालेंगे तो वो छूटेगी भी सबसे लास्ट में क्योंकि सबसे लंबी है। तो मतलब कोई भी सेफ्टी मेजर, अर्थ का मतलब क्या होता है कि जितना भी सारा का सारा चार्ज है ना वो हम अर्थ को दे रहे हैं, अर्थ भी कंडक्टिंग है, तो अगर कहीं पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करना शुरू कर जाए तो सेफ्टी मेजर्स के लिए वो सबसे लॉन्गेस्ट वाली में पास करके अर्थ में चला जाएगा, कहीं पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, अंदर ही अगर उस सर्किट में कहीं ज्यादा चार्ज रह गया तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो 3 पिन में लॉन्गेस्ट पिन जो होगी वो क्या होगी, ग्राउंड टर्मिनल हो जाती है, लाइव टर्मिनल नहीं होता, लाइव वायर ये होती है, एक न्यूट्रल टर्मिनल होता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल एपरेटस अर्थ इज यूज्ड, अर्थ किसको बोलता है, इसको अर्थ वायर ये वाली होती है ना, तो इसको बोलता है किस लिए, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, और बिकॉज द एपरेटस यूज 3 फेज फॉर सेफ्टी टू परफॉर्म द, अभी मैंने बताया तो ये होगा फॉर सेफ्टी मेजर्स, जो एक्स्ट्रा चार्ज अगर कहीं सर्किट में बन रहा है उसको ताकि ग्राउंड को दे सके, अर्थ में वो जाके समा सके चार्ज, उसके लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज़ हमने पढ़ा है, फ्यूज़ वायर जो होती है, जो बड़े बड़े जब पुराने थोड़ा घरों में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ होते थे, इस तरह से फ्यूज़ होते थे, है ना, और इनके बीच में एक वायर होती थी, जो वायर एलॉय होती थी किस किस का, वो एलॉय होती थी SnNPB, मतलब लेड एंड टिन, है ना, ये होता है टिन और ये होता है लेड, तो लेड और टिन का एलॉय होती है ये वायर, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट इसमें से जब पास करता है तो उसको ऑपोजिशन बहुत मिलता है, ऑपोजिशन बहुत मिलेगा तो हीट बहुत रिलीज होगी, हीट बहुत रिलीज होगी तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा और आपका जो शॉर्ट सर्किट होना था कहीं पे वो बच जाएगा होने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट, हीट होके वायर मेल्ट हो रही है ना, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काम कर रहा है।
अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है इसमें, अभी मैंने बताया लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी अभी बताया किसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑपोजिशन प्रोवाइड करे जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हीट बने तो मेल्ट जल्दी हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट कम रखना पड़ेगा। फ्यूज वायर इज यूज्ड फॉर सेफ्टी इन हाउस होल्ड हैव, क्या होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, अभी बताया इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो ये दोनों इसमें से सही होंगे, ए और सी, है ना। द फिलामेंट ऑफ अ हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ, किस किस से बना रहता है जो फिलामेंट होगा हेलोजन लैम्प का। हेलोजन लैम्प आपने देखे होंगे जो येलो लाइट देता है, तो येलो लाइट देता है तो वो टंगस्टन और सोडियम का एलॉय होता है जो उनका फिलामेंट होता है ना। जो फिलामेंट होता है अंदर से जो ऑन होता है वो किसका होता है, टंगस्टन, है ना, टंगस्टन और सोडियम का होता है वो, है ना। तो टंगस्टन तो क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टेंस भी हाई है जिसकी वजह से ग्लो करेगा, सोडियम की वजह से येलो कलर जो होता है वो सोडियम प्रोवाइड करता है उन हैलोजन लैंप्स को, इसीलिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेस्ड बेसिकली मैंने अब भी बताया कि जो घर पे वायरिंग होता है वो कैसा होता है, सीरीज में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल, या सीरीज कनेक्टेड विद ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर, कुछ नहीं, ऐसा पैरेलल कनेक्शन ही होता है ना। ये हमने बात करी थी कि पैरेलल में अगर अप्लायंसेस लगे रहेंगे, अगर आपके रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगे रहेंगे, एक तरफ हीटर लगा है, एक तरफ फ्रिज लगा है, एक तरफ टीवी लगा है, सब अगर पैरेलल में लगा है तो कहीं पे भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मान लो यहाँ हो गया, तो बाकी जगह तो करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। अगर सीरीज में लगा दिया सब कुछ तो एक जगह भी कुछ हो गया तो आगे करंट कैसे जाएगा, अगले वाले सब बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पैरेलल में, और पैरेलल में एक आपको मैक्सिमम करंट भी मिलता है, जितना आपको चाहिए है वोल्टेज के हिसाब से वैसा करंट मिलता है पैरेलल में, है ना। अ वायर विद द ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज, अच्छा जो मैंने आपको अभी बताया एक लाइव वायर होती है ना, जो आपके प्लग होता है 3 पिन प्लग वाला, इसमें जो ये सबसे लंबी होगी ये होगी अर्थ वायर। अर्थ वायर का जो कलर होगा ना, ताकि इनको पहचान सके हम, है ना, तो इसीलिए इसको दिया जाता है ग्रीन कलर दिया जाता है। जो इसके बाहर इंसुलेशन लपेटी जाती है ना उसको ग्रीन कर दिया जाता है। एक होती है आपकी लाइव वायर जो करंट को लेके आती है, ये दोनों सर्किट कंप्लीट करती है, करंट को लेके आती है, न्यूट्रल वायर करंट को लेके जाती है। तो जो लाइव वायर आपकी होती है वो होती है रेड कलर की, है ना, जो करंट को लेके आएगी, और ये होती है न्यूट्रल वायर ये होगी आपकी ब्लैक कलर की, है ना, ब्लैक कलर की। तो ये इनको कलर कोडिंग दी जाती है, अर्थ वायर को ग्रीन, लाइव वायर को रेड और न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर कोडिंग दी जाती है ना। तो आपसे पूछा है ब्लैक इंसुलेशन किस में होती है, तो वो होती है न्यूट्रल वायर में ब्लैक इंसुलेशन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ फॉर विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हाई वोल्टेज पे हाई करंट पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और लो वोल्टेज को हाई पे, हाई वोल्टेज को लो में, मतलब वोल्टेज को ये हाई से लो कन्वर्जन करता है वोल्टेज का, है ना। तो क्या बोलेंगे, टू कन्वर्ट AC इंटू DC, टू कन्वर्ट DC इंटू AC, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन होता है जो वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट घट रहा है, अगर वोल्टेज घट रही है तो करंट बढ़ रहा है वहाँ पे जाके, है ना। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, ठीक है। अब मोबाइल फोन चार्जर इज, क्या होगा, मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है इन्वर्टर होता है, UPS होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जगह से अगर ये यहाँ पे
3000 वॉट का करंट, पावर का करंट बन रहा है। अब उसको अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग गांव में लेके जाना है ना करंट को, तो वो किसके थ्रू लेके जाना है? वायर्स के थ्रू। वायर्स के थ्रू अगर ऐसे सीधा करंट भेज दोगे तो बीच में इतना सारा करंट फ्लो कर रहा है अगर, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा रास्ते में और लॉस हो जाएगा बहुत सारा करंट हीट की फॉर्म में, और पहुंचेगा यहाँ तक 300 वॉट। बाकी कहाँ गया? लॉस हो गया, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा। वोल्टेज यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम हो गया, अब करंट कम यहाँ से फ्लो होके जा रहा है। अब कम करंट अगर फ्लो होके जा रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि हाई वोल्टेज है वहाँ पे, और अगर कम इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, हीट में लॉस कम होगा। और यहाँ पे जिस भी घर पे वो पहुँच रहा है, यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टेप डाउन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज जो हाई था वो कम में कन्वर्ट हो जाता है, और करंट कम था अब वो करंट हाई वहाँ पे बन जाता है ना। तो हमें जो चार्जर अप्लायंस जो ये सब होता है इनमें स्टेप डाउन लगा रहता है। तो देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर होगा, ठीक है। बस ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रीवियसली पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के नाम भी साथ में दिए गए हैं। आपको इस चैप्टर के ये पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए अगर लेक्चर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।